गाइस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 14 जनवरी 2017 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहला स्टार 1000, दूसरा है एबेकस, तीसरा है एटलस और चौथा है सीएक। सो गाइस यहाँ पर पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है सीएक। अब इनमें आंसर तो इसका चौथा होगा, पर जैसे कि और भी हम यहाँ पे कुछ कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं, उनमें देखते हैं कि और कौन सी पीढ़ी के ये कंप्यूटर है। पहला स्टार 1000 है जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। एबिकस है, ये फर्स्ट जनरेशन का ही है, पर ये टेक्निकली कंप्यूटर नहीं है। ये सिर्फ एक गणना यंत्र है, तो इसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। और क्वेश्चन में कंप्यूटर पूछा गया है, राइट। और तीसरा एटलस, एटलस है थर्ड सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। और यहाँ सी का भी हमने जैसे कि पढ़ा कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सो आंसर इसका होगा चौथे नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कोडेक। इनमें से कौन सा वीडियो कोडेक का एग्जाम्पल नहीं है? अब गाइस वीडियो कोडेक कोडेक क्या होता है? यह एक प्रोग्राम है जो वीडियोस को कंप्रेस डिकम्प्रेस करने का काम और मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वीडियो कोडेक नहीं है। पहला डाइवेक्स, दूसरा है एक्सविट, तीसरा है सीएसएस और चौथा है डब्ल्यूएमपी। सो गाइस यहाँ पर सीएसएस एक लैंग्वेज है, ना कि वीडियो कोडेक सॉफ्टवेयर। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का सीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इनमें से कौन से डिवाइस का यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों में उपयोग किया जाता है? पहला प्लॉटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्कैनर और चौथा है पेंटोग्राफ। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसी एप्लीकेशंस के यूज करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करा जाता है? सो गाइस यहाँ पर सीएडी का यूज करा जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, राइट। और ग्राफिक डिजाइन का जो आउटपुट होता है उसे देने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस मीजरिंग पैरामीटर ऑफ अ हार्ड डिस्क। इनमें से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रदर्शन को मापने का पैरामीटर नहीं है? पहला एवरेज एक्सेस टाइम, दूसरा है बाउड रेट, तीसरा है एवरेज लेटेंसी और चौथा डेटा रेट। सो गाइस यहाँ पर हार्ड डिस्क की मेजरमेंट, हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसके मेजरमेंट का पैरामीटर यहाँ पर बाउड रेट नहीं है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट स्मार्ट कार्ड। इनमें से कौन सा कथन स्मार्ट कार्ड के बारे में गलत है? पहला, स्मार्ट कार्ड हैव एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर पहले से होता है। दूसरा, स्मार्ट कार्ड हैव एम्बेडेड मेमोरी। स्मार्ट कार्ड में मेमोरी होती है। स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर हैज एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर में एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और चौथा है, स्मार्ट कार्ड हैव अ बिल्ट इन ब्लूटूथ। सो गाइस यहाँ पर ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, इसमें एम्बेडेड मेमोरी होती है, और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। लेकिन स्मार्ट कार्ड में बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं होता है गाइस। सो यहाँ आंसर होगा इसके चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्यू आर कोड विथ रेफरेंस टू बारकोड सिस्टम स्टैंड्स फॉर। बारकोड सिस्टम के संदर्भ में क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? पहला है क्विक रेक्टिफिकेशन कोड, दूसरा है क्विक रेमिटेंस कोड, तीसरा है क्विक रिस्पॉन्स कोड और चौथा है क्विक रास्टर कोड। सो गाइस यहाँ पर क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, राइट। आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर रिटर्न इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट ऑफ द सोर्स कोड इज नोन एज। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पब्लिशर के पास सोर्स कोड के कॉपीराइट के रूप में भौतिक संपदा अधिकारिक सुरक्षित है, को किस रूप में जाना जाता है? कई यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसके पास सोर्स कोड के कॉपीराइट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, वो कौन कहलाते हैं? पहला है फ्रीवेयर, दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और चौथा है मेलवेयर। तो गाइस यहाँ पर जिनके पास किसी भी एप्लीकेशंस का सोर्स कोड का कॉपीराइट होता है वो कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। इनमें से कौन सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है? पहला कंपाइलर, दूसरा पार्सर, तीसरा इंटरप्रेटर और चौथा है एग्जीक्यूटेबल। सो गाइस यहाँ पर कंपाइलर होता है जो सोर्स कोड को कंप्लीटली एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में चेंज करता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी द टर्म वीपीएस इज एन एब्रिविएशन ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में वीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला वर्चुअल फाइल स्टैक, दूसरा है वॉलेटाइल फाइल सिस्टम, तीसरा है वर्चुअल फाइल सिंटैक्स और चौथा है वर्चुअल फाइल सिस्टम। तो गाइस यहाँ पर वीपीएस का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल फाइल सिस्टम, राइट। तो आंसर होगा चौथे नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज अ वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड। लाइनक्स में एक वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए इनमें से कौन सी कमांड हम देंगे, मतलब कि जो जिस डायरेक्टरी पर हम काम कर रहे हैं हमें वो डायरेक्टरी बदलनी है, तो हमें इनमें से कौन सी कमांड देनी होगी। पहला है cp, दूसरा है cat, तीसरा है change dir और चौथा है chdir। तो गाइस यहाँ पर अगर हमें वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है सो हमें कमांड देनी होगी chdir। राइट, सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज JCL यूज्ड ऑन IBM मेनफ्रेम सिस्टम्स फॉर। IBM मेनफ्रेम पर उपयोग किए जाने वाली इस स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या है। मतलब कि यहाँ पर IBM मेनफ्रेम जो कंप्यूटर है उन पर एक लैंग्वेज यूज करी जाती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज JCL, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। पहला है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, दूसरा है जॉब कंसोलिडेशन लैंग्वेज, तीसरा है जॉब कंपाइलेशन लैंग्वेज और चौथा है जॉब करेक्शन लैंग्वेज। तो ये JCL का फुल फॉर्म होता है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्गोरिदम दैट इन्वोक्स इटसेल्फ रिपीटेडली until a certain condition matches is known as। वह एल्गोरिदम जो स्वयं की बारंबार पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए वह खालिस्तान कहलाती है। मतलब कि एक एल्गोरिदम जो तब तक रिपीट कर होती रहती है जब तक कि जो हमें इस कंडीशन चाहिए वो आ ना जाए, तब तक वह रिपीट होती रहती है। सो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, दूसरा है पैरेलल एल्गोरिदम, तीसरा है रिकर्सिव एल्गोरिदम और चौथा है क्वांटम एल्गोरिदम। तो गाइस इस प्रकार की एल्गोरिदम जो बार बार रिपीट रिपीट होती रहती है जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन ना मिल जाए, तो इसे कहते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम। राइट, सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है रिएक्ट ओएस, दूसरा है उबुंटू, तीसरा है FreeBSD और चौथा है विंडोज 7। सो गाइस यहाँ पर विंडोज 7 जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है या डेवलप करा गया है और जिसका प्रोप्राइटर है माइक्रोसॉफ्ट। राइट, सो यहाँ पर विंडोज 7 एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। सो पहला है कोबोल, दूसरा जावा, तीसरा बेसिक और चौथा असेंबलर। तो guys, यहाँ पर मल्टीमीडिया वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है जावा का यूज। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द टास्क मैनेजर यूटिलिटी कैन बी ओपन्ड बाय यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को ओपन करने के लिए इनमें से कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज करा जाएगा। पहला शिफ्ट प्लस एम, दूसरा है अल्ट प्लस डिलीट, तीसरा है शिफ्ट प्लस डिलीट, चौथा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। सो गाइस यहाँ हमने पहले क्वेश्चन पेपर में भी पढ़े हुए हैं कि अगर हमें विंडोज टास्क मैनेजर या टास्क मैनेजर यूटिलिटी या कहना चाहिए सिस्टम को रिबूट करना है तो हमें कौन से शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा या फिर कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ एक तो जो ऑब्जेक्ट में दिया गया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ आंसर इसका होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी DHCP स्टैंड्स फॉर। नेटवर्क की शब्दावलियों में DHCP का फुल फॉर्म क्या है। पहला डायनामिक होप काउंट प्रोटोकॉल, दूसरा है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तीसरा है डायनामिक होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल और चौथा है डायनामिक होप कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो गाइस DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रबल शूट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए किया जाता है। यदि विंडोज में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के स्टार्टअप प्रोसेस में कुछ दिक्कत जा रही है तो उसके लिए ट्रबल शूट करने के लिए हमें इनमें से किसका यूज करना होगा। पहला है MS कॉन्फ़िग का, दूसरा है बूट मैनेजर का, तीसरा है कर्नल 32 का और चौथा है रन DLL का। सो गाइस जब भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो ट्रबल शूट करने के लिए हमें उसे MS कॉन्फ़िग करके कमांड देनी होती है। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का MS कॉन्फ़िग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ब्लैंक्स द स्क्रीन और फिल्स इट विथ मूविंग इमेजेस और पैटर्न व्हेन कंप्यूटर इज नॉट इन यूज।
वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है। तो मतलब जब कंप्यूटर को हम बहुत देर तक खाली छोड़ देते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं चालू हालत में, राइट। सो कुछ टाइम बाद या तो स्क्रीन खाली पड़ जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, खाली पड़ जाती है, या फिर उस पर कुछ इमेजेस चलती हुई दिखाई देती हैं। सो इसे क्या कहते हैं? पहला है स्क्रीन सेवर, दूसरा है इमेज स्कैनर, तीसरा है डेस्कटॉप कैचर और चौथा है मॉनिटर रीडर। सो गाइस, जैसे ये मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में भी होता है, इसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर। पावर सेव हो जाता है इससे, राइट। आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस द टेक्निक ऑफ टेकिंग अ वेरिएबल लेंथ पासवर्ड एंड क्रिएटिंग अ फिक्स्ड लेंथ पासवर्ड फ्रॉम इट। निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो वेरिएबल लेंथ पासवर्ड को लेकर उसे फिक्स्ड लेंथ पासवर्ड में चेंज कर देता है? उस तकनीक को क्या कहा जाता है? पहला है रीसेटिंग, दूसरा है रिकरिंग, नॉर्मलाइजिंग, चौथा है हैशिंग। सो गाइस, एक वेरिएबल लेंथ पासवर्ड को लेकर एक फिक्स्ड लेंथ पासवर्ड में चेंज करना, ये कहलाता है हैशिंग, राइट। तो आंसर होगा इसका चौथी नंबर का हैशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैंडअलोन malware program that replicates itself in order to spread through a computer network is commonly known as। वह एक स्टैंडअलोन मालवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है, वह किस रूप में जाना जाता है? मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा या मेलवेयर के बारे में पूछा गया, मेलवेयर प्रोग्राम के बारे में जो खुद को रिपीट करता रहता है। सो ऑप्शन है, पहला एडवेयर, दूसरा है कंप्यूटर वॉर्म, तीसरा है ट्रोजन और चौथा है ट्रैकिंग कुकीज। तो गाइस, कंप्यूटर वॉर्म होते हैं जो वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन वॉर्म में कुछ जरूरत नहीं होती है किसी और सॉफ्टवेयर की उसको सिस्टम को क्रैश करने के लिए या सिस्टम को कार्यों को बाधित करने के लिए। वॉर्म का काम होता है ये खुद को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंप्यूटर के कार्य को बाधित ना करें, राइट। आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर कंप्यूटर थ्रेड्स टर्मिनोलॉजीज द एक्टिविटी टू रिकॉर्ड द की स्ट्रक ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज नोन एज। कंप्यूटर थ्रेड्स शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने की विधि या गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? पहला है कीबोर्ड असेसमेंट, दूसरा है कीबोर्ड टाइपिंग, तीसरा है कीबोर्ड राइटिंग और चौथा है कीबोर्ड कैप्चरिंग। तो गाइस, हम कीबोर्ड पर कौन से बटन दबा रहे हैं, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से कंप्यूटर थ्रेड का यूज करा जाता है या कौन सी कंप्यूटर एक्टिविटी करी जाती है? सो ये कहलाती है कीबोर्ड कैप्चरिंग। कीबोर्ड कैप्चरिंग से जो काम हम कर रहे हैं उसमें जो हम बटन उसमें प्रेस करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती जाती है, वह कहलाती है कीबोर्ड कैप्चरिंग, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अ हायरार्चिकल database that stores low-level settings for the operating system, application software and hardware is known as। Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के लिए लो लेवल सेटिंग्स को संग्रहित करता हुआ किस रूप में जाना जाता है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, दूसरा है कंट्रोल पैनल, तीसरा है रजिस्ट्री और चौथा है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हायरार्चिकल डेटाबेस में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के लिए लो लेवल सेटिंग्स को स्टोर करके रखता है, वह कहलाता है रजिस्ट्री, राइट। आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन विच द लॉजिकल साइज ऑफ अ फाइल इज reduced to save disk space and also for easier and faster transmission over network is known as। वह पद्धति या वह मेथड जिसमें डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से और तेजी संचरण के लिए एक फाइल का लॉजिकल आकार कम किया जाता है, वह पद्धति किस नाम से जानी जाती है? मतलब कि guys, जैसे डिस्क में स्पेस को बचाना है, काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली वो फाइल है, तो उसकी हमें स्टोरेज को कम करना है। जैसे 1 MB की फाइल है तो उसे हमें केबी में चेंज करना है, और जिससे कि वह डिस्क में स्पेस को भी बचा सके, दूसरी चीज वह नेटवर्क पर आसानी से ट्रांसमिशन कर सके, राइट। सो उसे क्या कहा जाता है? उस पहला है फाइल ट्रंकेशन, दूसरा है फाइल ट्रांसफर, तीसरा है फाइल सिंक्रोनाइजेशन और तीसरा है फाइल कंप्रेशन। तो गाइस, इस मेथड को कि उसकी साइज कम हो जाए, किसी भी फाइल की साइज कम हो जाए, इस मेथड को कहा जाता है फाइल कंप्रेशन, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन यूनिक्स सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर कॉपीइंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल की कॉपी क्रिएट करने के लिए, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? पहला कॉपी, दूसरी है सीपी, तीसरा है कॉपी कॉन और चौथा है कॉपी फाइल। सो गाइस, यहाँ अगर हमें यूनिक्स में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी क्रिएट करनी है, सो उसके लिए हमें कमांड देनी होगी सीपी, राइट। आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म describes the metadata associated with the computer files।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डेटा का वर्णन करता है? पहला फाइल लोकेशन, दूसरा फाइल नेमिंग, तीसरा फाइल एट्रीब्यूट्स और चौथा है फाइल एक्सटेंशन। तो गाइस कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा मेटा डेटा का वर्णन ये कहलाता है फाइल एट्रीब्यूट। राइट, तो आंसर होगा तीसरे नंबर का फाइल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फाइल सिस्टम टर्मिनोलॉजी द टर्म एनएफएस स्टैंड्स फॉर। फाइल सिस्टम शब्दावलियों में एनएफएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला नेटिव फाइल सिस्टम, दूसरा नेटवर्क फाइल सिस्टम, तीसरा है नोड फाइल सिस्टम और चौथा है नंबर फाइल सिस्टम। सो इस फाइल सिस्टम में एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। राइट, तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल इज ऑफन नोन एज। वह डॉक्यूमेंट जो डिजिटल फॉर्म में उसे क्या कहा जाता है? पहला ब्लूप्रिंट, दूसरा हार्ड कॉपी, तीसरा टेम्पलेट और चौथा है सॉफ्ट कॉपी। सो ये जो भी डेटा अनप्रिंटेड है मतलब कि डिजिटल फॉर्म में वह कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ विंडोज लोगो प्लस एल वुड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो बटन प्लस एल बटन प्रेस करने से क्या होगा? पहला हाइबरनेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर हाइबरनेट हो जाएगा। दूसरा पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। तीसरा लॉक द कंप्यूटर, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। और चौथा लॉग आउट द करंट यूजर जो लॉग इन है वह लॉग आउट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर विंडो प्लस एल बटन दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का लॉक द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical statistical calculations? संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में से कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करना सबसे ज्यादा उचित होगा? पहला डेटाबेस का, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोसेसर का, तीसरा ग्राफिकल पैकेज का और चौथा है स्प्रेडशीट का। तो गाइस अगर हमें कंप्यूटर में कैलकुलेशंस करनी है वो अब न्यूमेरिकल हो या स्टैटिकल हो, सो हमें उसके लिए करना होगा स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज। राइट, आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। एक ब्लिंकिंग पॉइंट मतलब लपकने वाला बिंदु होता है जो डॉक्यूमेंट में या टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कि आप कहाँ पर हो। उसे क्या कहा जाता है? पहला ब्लिंकर, दूसरा कर्सर, तीसरा कॉर्सर और चौथा है पॉइंटर। सो गाइस वह कहलाता है कर्सर। जब भी एक ब्लिंकिंग पॉइंट डॉक्यूमेंट में या टेक्स्ट में दिखाई देता है जहां पर हमारी स्थिति शो करती है कि हम उस जहां पर वह कर्सर है वहां है, वह चीज कहलाती है कर्सर। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन यूज ब्लैंक टू से कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड ब्लैंक टू पेस्ट इन इट अ डॉक्यूमेंट। सो इनमें से सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं और उसी टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? पहला है कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल प्लस वी, दूसरा है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस एस और चौथा है शिफ्ट प्लस सी और अल्ट प्लस वी। तो गाइस यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस सी का यूज और वहीं किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस वी का यूज। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द blank feature in Word automatically correct certain spelling, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर्स। वर्ड में खालिस्तान विशेषता स्वचालित रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करता है, क्या कहलाता है? सो गाइस जब भी हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ स्पेलिंग हमारे टाइप करते ही भले ही गलत टाइप हो वो सही हो जाती है, या फिर कोई भी वर्ड जो पहला अक्षर हमने कैपिटल नहीं लिखा है और वह लिखना चाहिए था वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, या कोई भी ग्रामर होती है वह एरर सही हो जाती है। वह क्या कहलाती है? पहला ऑटो फिक्स, दूसरा ऑटो स्पेल, तीसरा है ऑटो मार्क और चौथा है ऑटो करेक्ट। तो इस फीचर को कहा जाता है वर्ड का ऑटो करेक्ट, मतलब कि अपने आप सही हो जाना। राइट, सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड सूट। इनमें से कौन सा ऑफिस वर्ड सूट का एक भाग नहीं है? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड पैड, तीसरा एक्सेल, चौथा है पावर पॉइंट। तो गाइस इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों एमएस ऑफिस सूट के पार्ट है, पर वर्ड पैड ऑफिस का पार्ट नहीं है बल्कि है एमएस विंडोज का एसेसरीज का पार्ट है। सो आंसर यहाँ पर होगा वर्ड पैड जो एमएस ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर्क इन द बैकग्राउंड व्हाइल इंसर्टिंग अ स्प्रेडशीट इनटू अ एमएस वर्ड फाइल। जब एमएस वर्ड फाइल में स्प्रेडशीट इंसर्ट करी जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में कौन सी तकनीक कार्य करती है? तो गाइस जब भी एक्सेल डॉक्यूमेंट को वर्ड में इंसर्ट करा जाता है तो उस टाइम कौन सी तकनीक चलती है? पहला है ओएलई, दूसरा है डबल ओ एक्सएमएल, तीसरा है पीडीबी और चौथा है एमटीपी। एक्सेल के डेटा
को या MS एक्सेल को वर्ड में जब पेस्ट करा जाता है या इंसर्ट करा जाता है, उस टाइम पे OLE टेक्नोलॉजी काम करती है। OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, राइट। इसको मैं वर्ड पैड पर लिख देता हूँ ताकि उसका फुल फॉर्म याद रहे, राइट। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। सो गाइस ये OLE का फुल फॉर्म होता है। OLE टेक्नोलॉजी तब काम करती है जब MS एक्सेल को MS वर्ड पर इंसर्ट किया जाता है, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का OLE, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में सही नहीं है। पहला है नीला रेखांकित ब्लू अंडरलाइन। शब्द की स्पेलिंग सही है लेकिन बाकी के लिए यह सही शब्द प्रतीत नहीं होता है। मतलब कि ब्लू अंडरलाइन तब आती है जब वर्ड की स्पेलिंग तो सही है पर जो वहां पर शब्द यूज करा गया है उस बाकी के लिए वह सही नहीं है। दूसरा है हरा रेखांकित मतलब ग्रीन अंडरलाइन। व्याकरण में संशोधन की आवश्यकता है, मतलब कि जो वहां पर लिखा गई ग्रामर है उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत होती है। तीसरा है लाल रेखांकित मतलब रेड अंडरलाइन। जो स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। और चौथा है पीला रेखांकित पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में त्रुटि हो सकती है। सो गाइस वर्ड में केवल तीन ही प्रकार की अंडरलाइन आती है, नीली, हरी और लाल, मतलब कि ब्लू, रेड और रेड अंडरलाइन। येलो कलर की किसी भी प्रकार की अंडरलाइन वर्ड में नहीं आती है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का पीला रेखांकित मतलब कि येलो अंडरलाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है वर्ड टेम्पलेट के लिए। पहला है डॉट डॉट, पहला है डॉट एक्स, तीसरा है डॉट एस और चौथा है डॉट एम। सो गाइस यहाँ पर वर्ड टेम्पलेट के लिए डॉट एस करके कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एन एक्सेल स्प्रेडशीट इज एम्बेडेड एज एन ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड। इनमें से कौन सा कथन सही है जब एक एक्सेल सीट को एज अ ऑब्जेक्ट MS वर्ड में इंसर्ट करा जाता है। पहला है यदि सोर्स को एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेटेड हो जाती है। दूसरा है यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट नहीं होती है। तीसरा है जब हमें MS वर्ड में एम्बेडेड किया जाता है तो एक्सेल स्प्रेडशीट में जानकारी पूरी तरह से मिट जाती है। और चौथा है प्रथम स्थान में एक्सेल स्प्रेडशीट को MS वर्ड में एम्बेड करना असंभव है। सो गाइस जब भी MS एक्सेल को एज अ ऑब्जेक्ट MS वर्ड में इंसर्ट किया जाता है सो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके बारे में सही है। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड में जानकारी अपडेटेड नहीं होती है। मतलब कि अगर एक्सेल में हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होगी या उसका जो डेटा होगा उसको अपडेट करने पर MS वर्ड में जो जानकारी होगी वह अपडेट नहीं होगी। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन ऑप्शन इज यूज्ड। एक डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्न में से कौन से रिबन का विकल्प का प्रयोग किया जाता है। वैसे यदि हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है पेज का, अब ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन होता है जब पेज को हमें लंबाई में प्रिंट करना है वो होता है पोर्ट्रेट मोड। और जब हमें चौड़ाई में प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को वो वही कहलाता है लैंडस्केप मोड। सो इसे ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हमें कौन से मेन्यू में जाना होगा। सो अगर हमें MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो उसमें हमें जाना होगा पेज लेआउट मेन्यू में। और उसमें जाकर हम पेज ओरिएंटेशन में जाकर हम पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है ODT, दूसरा है OCR, तीसरा है RTF और चौथा है TXT। तो guys, जब भी हमें वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करना होता है तो उसके लिए हम ODT एक्सटेंशन का यूज करते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का .ODT। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel which of the following keyboard shortcut is used to jump from the first column to the last column। so guys अगर हमें MS Excel में पहले कॉलम से डायरेक्टली लास्ट कॉलम में जाना है तो हमें किस शॉर्टकट की का यूज करके हम पहले कॉलम से डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। लास्ट कॉलम इन द सेंस पहला कॉलम जो A होता है, A कॉलम से हमें जाना है XFG मतलब 16,000 कुछ कॉलम होते हैं, वहां लास्ट कॉलम पर हमें जाना है। सो पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस राइट एरो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। दूसरा है कंट्रोल प्लस डाउन एरो और कंट्रोल प्लस अप एरो। तीसरा है कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप। और चौथा है कंट्रोल लेस देन और कंट्रोल ग्रेटर देन। तो गाइज अगर हमें फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम में डायरेक्टली जाना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जिससे हम पहले कॉलम से लास्ट कॉलम और लास्ट कॉलम से वापस पहले कॉलम में आ सकते हैं। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिबग एंड एनालाइज अ फॉर्मूला स्टेप बाय चेकिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज नोन एज। एक फॉर्मूला के अलग अलग हिस्से की जांच करके उसे चरणबद्ध तरीके से डिबग करने का और उसे विश्लेषण करने को क्या कहते हैं? पहला एरर चेकिंग, दूसरा एवेल्यूट फॉर्मूला, तीसरा है ग्रुप एंड अनग्रुप और चौथा है व्हाट इफ एनालिसिस। तो इस किसी फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका कहलाता है एवेल्यूट फॉर्मूला, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पावर 2 10 वुड बी। एक्सेल एक्सप्रेशन, एक एक्सेल का फंक्शन दिया गया है, पावर ब्रैकेट में दिया गया है 2 10। सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो रिप्लाई मिलेगा वो क्या आएगा? सो गाइस यहाँ पर अगर बराबर पावर लिखा है ब्रैकेट में, हमें एक जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 और 10, देन ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर बराबर के बाद पावर और ब्रैकेट में होता है, जैसे पहली जो नंबर दी गई है वह होती है नंबर, देन जो बाद में दी गई है यह होती है पावर, राइट। यानी कि 2 हो गया यहाँ पे नंबर और 10 हो गया यहाँ पर पावर, तो 2 के ऊपर 10 की पावर। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सो जब भी हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का 1024, राइट। आप करके सॉल्व करके देख सकते हैं पेपर पेन लेके, आंसर इसका 1024 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन मंथ 4/4/1977। एक्सेल एक्सप्रेशन मंथ और ब्रैकेट में जो दिया गया है इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहला अप्रैल, दूसरा 4, तीसरा हैशटैग वैल्यू और चौथा है 1। तो गाइस यहाँ पर मंथ लिखा है और जो फंक्शन दिया गया है मंथ, और अंदर ब्रैकेट में एक डेट दी गई है। सो इस डेट में जो मंथ होगा, आगे जो फंक्शन दिया गया है मंथ है यानी मंथ है, इसमें से लिया जाएगा। इसमें कौन सा महीना है? आंसर है चौथा। यहाँ पर चौथा महीना है तो आंसर भी मंथ यानी कि चौथा ही आएगा। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट लिस्ट फॉर अ वेयर हाउस इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नो टू एंट्रीज कैन हैव द सेम प्रोडक्ट आईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड हाईलाइट द डुप्लीकेट एंट्रीज। एक गोदाम के लिए एक उत्पाद की कार्यसूची तैयार की जा रही है, किसी भी दो प्रविष्टियों की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन से फीचर्स डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हांकित करेगा? एक गोदाम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, तो और हर एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट आईडी दी जाएगी, और जब प्रोडक्ट आईडी दी जाती है तो वो कहीं भी रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो। सो इससे बचने के लिए हम कौन से फीचर का यूज करेंगे? पहला है फाइंड एंड रिप्लेस का, दूसरा सॉर्ट एंड फिल्टर का, तीसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और चौथा है वॉच विंडो का। सो गाइस यहाँ किसी भी वैल्यू को डुप्लीकेट होने से बचाने के लिए यहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसे यूज कैसे करा जाता है हम किसी दूसरी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, और जिसकी लिंक हमें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। सो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है to compare sales value from two different branches of a distributorship, what type of chart would be useful? एक वितरक की दो अलग शाखाओं से बिक्री मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? जैसे कि एक दुकान खुली है और उसकी दो ब्रांचेस हैं, तो वहां पर हमें बिक्री मूल्यों की तुलना करनी है, राइट। सो उसके लिए हम कौन से चार्ट का यूज करेंगे? पहला स्कैटर चार्ट का, दूसरा बार चार्ट का, तीसरा डॉट चार्ट का और चौथा है एरिया चार्ट का। सो गाइस ऐसी कंडीशन में हमें बार चार्ट का यूज करना होगा जिसमें हम रेट लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वर्क शीट कंटेन्स एम्प्लॉयज monthly salary record. Which of the following technique used would be used to check and remove the duplicate entries of an employee record? एक वर्कशीट में कर्मचारियों के मासिक वेतन का रिकॉर्ड शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक कर्मचारी के रिकॉर्ड की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चेक करने और उन्हें दूर करने के लिए उपयोगी हो सकती है? तो गाइस स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल में कर्मचारियों के मासिक वेतन का रिकॉर्ड दिया गया है, और उनमें से हम किस तकनीक का यूज कर सकते हैं जिससे कि किसी भी कर्मचारी की डुप्लीकेट वैल्यू को चेक किया जा सके और उसे रोका जा सके, राइट। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा है सॉर्ट, तीसरा है रिमूव डुप्लीकेट्स और चौथा है फिल्टर। सो गाइस यहाँ पर डुप्लीकेट रिमूव करने का जो तरीका होता है, मतलब कि जो वैल्यू को डबल होने से, डुप्लीकेट होने से रोका जा सके, उसे उस रोकने की टेक्निक को कहा जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। सो डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे करा जाता है उसको लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर पहले से डली हुई है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है a bill collection center with multiple branches in the different part of city require collection amount from individual branches along with the sum of calculations या collection of all branches. Which of the following method would serve the purpose?
एक शहर के विभिन्न हिस्सों में कई शाखाओं वाले एक बिल कलेक्शन सेंटर को प्रत्येक शाखा से अलग अलग कलेक्शन राशि के साथ सभी शाखाओं की कुल कलेक्शन राशि की गणना करनी है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति इस उद्देश्य को पूरा करेगी? तो गाइस यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस खुली हुई हैं और हमें उन सारी शाखाओं से या सारी ब्रांचेस से जो टोटल है वहां का उन सबका टोटल लेके सारी ब्रांचेस का एक टोटल बनाना है। तो उसके लिए हम कौन से फीचर का यूज कर सकते हैं? पहला कॉल सीक का, दूसरा सॉर्ट का, तीसरा फिल्टर का और चौथा है सब टोटल का। सो हमें सारी वैल्यूज का टोटल करने के लिए सब टोटल फीचर का यूज करना होगा, जिससे सारे ब्रांचेस का जो टोटल है उन सबको हम एक बार में टोटल कर सकते हैं, इकट्ठा टोटल कर सकते हैं। राइट, तो आंसर होगा चौथे नंबर का सब टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेल फाइल एक्सटेंशन? इनमें से कौन सा एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? पहला डॉस डॉट एस एल एक्स, दूसरा है एक्स एल डब्ल्यू, तीसरा है एक्स एल एस और चौथा है एक्स एल एस डब्ल्यू। तो गाइस इनमें से एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन एस एल एक्स नहीं है। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सेल 2010 एंड लेटर अ टाइनी चार्ट दैट कैन बी पुट इन अ वर्कशीट सेल इज नोन एज। तो गाइस यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेल 2010 और उसके बाद के संस्करणों में एक्सेल की वर्कशीट की सेल में एक छोटा सा चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? वैसे जो अभी तक 2010 है, एक्सेल 2010 है और उसके पहले के चार्ट्स हैं, उनमें चार्ट की साइज बड़ी होती है, उन्हें एक सेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन एक्सेल 2010 और उसके बाद के जो वर्जन आए हैं, उनमें चार्ट को एक सेल के अंदर क्रिएट किया जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? पहला रूलर्स, दूसरा ग्रिड लाइंस, तीसरा स्पार्क लाइन और चौथा है मार्कर। तो ये कहलाते हैं स्पार्क लाइन। राइट, जिन चार्ट्स को एक सेल के अंदर रखा जा सकता है वह स्पार्क लाइन कहलाते हैं। आंसर होगा तीसरे नंबर का द एक्सेल फंक्शन इज इक्वल टू ट्रिम और एक्सेल डेटा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का यूज करा जाता है तो उसमें क्या होगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर की ओर बढ़ेंगे। मैं इसको समझा देता हूँ कि ट्रिम फंक्शन का यूज करने से आखिर होता क्या है। तो गाइस जब भी हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में, जो भी जिस सेल पर या जिस डेटा पर हम यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर एक्सेल डेटा लिखा हुआ है या सेंटेंस से कुछ जिसमें स्पेसेस दिए गए हैं, तो ट्रिम फंक्शन का यूज करने से उस सेंटेंस में या उस सेल में जो भी डेटा होगा, उस डेटा में जितने भी स्पेसेस होंगे वो बाद में पहले या बीच में वो सारे स्पेसेस वहां से हट जाएंगे। राइट, मतलब कि जहाँ यहाँ जैसे लिखा हुआ है एक्सेल डेटा, तो एक्सेल डेटा के आगे पीछे भी स्पेस लगा हुआ है और बीच में भी स्पेस है, तो ये तीनों स्पेस यहाँ से हट जाएंगे। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का ट्रिम्स द व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द बोथ साइड इंक्लूडिंग द स्पेस बिटवीन द वर्ड और एक्सेल डेटा। यहाँ पर जो मैंने अभी बोला है वही साफ लिखा हुआ है इंग्लिश कि ट्रिम द व्हाइट स्पेस मतलब कि स्पेस को हटा देता है फ्रॉम द बोथ हैंड, दोनों साइड से आगे और पीछे से, इंक्लूडिंग द स्पेस बिटवीन द रिकॉर्ड वर्ड्स, साथ ही साथ वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे भी हटा देगा। राइट, तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेम स्टैंड्स फॉर। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा है टेलीटाइप नेटवर्क, तीसरा है टेलीकनेक्ट नेटवर्क और चौथा है टेलीविजन नेटवर्क। राइट, सो यहाँ टेलनेट का फुल फॉर्म होगा गाइस टेली टाइप नेटवर्क। राइट, आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट एमंग several users and or systems over the internet is commonly known as। इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ता और या फिर सिस्टम्स के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट की शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? पहला है ऑनलाइन कोलेब्रेशन, दूसरा है सर्चिंग, तीसरा है चैटिंग और चौथा है सोशलाइजिंग। तो इस यहाँ पर ऑनलाइन डेटा को या डॉक्यूमेंट को, फाइल को शेयर करने, उसे प्रोसेस करने और मैनेजमेंट करने को कहा जाता है ऑनलाइन कोलेब्रेशन। राइट, सो आंसर इसका होगा पहले नंबर का। गाइस यहाँ पर हमारे 14 सितंबर 2017 के पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन 52 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। राइट, सो इसमें अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।